तो फर्स्ट हेडिंग डालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो देखिए इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन और इक्वल टू x। जो भी हमने यहाँ x लिखा है उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा या उसके बराबर का होगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंटीजर in the left neighborhood of x, ठीक है। x के लेफ्ट नेबरहुड में जो पहला इंटीजर होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू है। समझ में आया? ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 2। 2.3 से x की जगह पे क्या है 2.3 है, तो इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक, इसको नंबर लाइन पे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से नंबर से 2.3 कहां पे होगा? कहीं इस जगह पे होगा या कोई दिक्कत नहीं? यहां होगा अभी, ठीक है। अब इससे छोटे इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, नहीं, -4 भी इससे छोटा है, -3 भी छोटा है, -2 -1 मतलब 0 यहाँ 2 तक के सारे इंटीजर्स तो इससे छोटे ही हैं। इन सभी छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है, तो इसका आंसर क्या लिख दिया हमने? ये जो सेकंड मैंने लिखवाया था, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंटीजर इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x, तो ये यहां मेरा x था, ठीक है। इसके बाईं तरफ जो सबसे पहला इंटीजर है, तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? 2 है, तो वो इसका आंसर है। ठीक, अगर मैं लिखता 2.999 तब क्या आंसर आता? 2 ही आता। 2.999 बिल्कुल यहाँ है, लेकिन हमें इससे पीछे की तरफ जाना है, आगे तो जाना ही नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई 3.14 होता है, तो इसका आंसर आ गया -5.6। तो ये -5 है, -6 है, -5.6 इस तरफ होगा कहीं, तो इससे छोटा क्या है? -6। ठीक, अब इसके लिए जनरल इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो जब x मेरे पास, अच्छा अगर ये -5 होता तो क्या लिखते हैं? -5 ही लिखते, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं। 2 अगर होता तो इसका आंसर क्या होता? 2 ही हो जाता। अब ये बताओ x अगर मेरे पास -4 से -3 के बीच में है तो उसका आंसर क्या लिखा जाएगा? -4 से -3 के बीच में है तो क्या आंसर आएगा? -4 ही आएगा। -4 पे भी -4 आएगा, इसीलिए मैंने इक्वल यहाँ लगाया है। -3 पे तो -4 नहीं आता ना, इसलिए मैंने इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगाया। आगे समझ में? ठीक, अब
x अगर मेरे पास -3 से -2 के बीच में होगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? -3 लिखा जाएगा। इफ x is in between -2 to -1 then it will be written as -2। अगर x -1 से 0 के बीच में है तो -1, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0, x अगर 1 से 2 के बीच में है तो 1। ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऊपर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और ये दिया। देखो जब x अपना -4 से -3 था तो y इक्वल टू क्या होगा? -4। ठीक है, तो y इक्वल टू -4 की लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये कहाँ के लिए ड्रॉ करेंगे? जब x -4 से -3 के बीच में ही होगा तभी के लिए ड्रॉ करेंगे, न तो इससे पीछे के लिए और न ही इससे आगे के लिए। यह गलत है। -4 पे क्या ड्रॉ होगा? -4 ही होगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। और ये वाला दिखने में ऐसा लग रहा है कि -3 पे -4 भी आ रहा होगा, लेकिन नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक, अब जब x -3 से -2 है तो y इक्वल टू क्या करना है? -3 का लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, ये अगेन -3 पे -3 आ जाएगा, -2 पे तो नहीं आएगा ना, तो ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड करना होगा। अब -2 से -1 के बीच ये y इक्वल टू -2, फिर -1 से 0 के बीच। ठीक है, फिर x जब -1 से 0 के बीच में था तो y -1 आया, x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो y इक्वल टू 0। ठीक, 0 पे क्या? 0, 1 पे तो 0 नहीं होगा ना। ठीक, फिर इसी तरीके से ऐसे, फिर ऐसे, फिर, ठीक है ना, ग्राफ बन गया। ये टूटा फूटा सा इसका ग्राफ बनता है। ठीक, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक सीढ़ी नुमा ग्राफ बना है। ठीक है ना, स्टेप्स बने हुए हैं, तो इसीलिए इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। ठीक, अब रितेश ये बताओ तुम कि इस ग्राफ को देखने के बाद डोमेन का के बारे में क्या कह सकते हो? ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन तो भाई एक सब कुछ भी रख सकते हैं, उसके ऊपर y की कोई ना कोई वैल्यू तो मिल रही है ना, तो डोमेन इसका ऑड रियल नंबर। रेंज इंटीजर। रेंज क्या होगा? देखिए y का जो भी आंसर आ रहा है वो सिर्फ, और क्या आंसर आ रहा है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही इसके आंसर आ रहे हैं। हाँ, नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो हमें इसका आंसर क्या लिखना होगा? रेंज का इंटीजर। समझ में आ गया? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो आज शनिवार का दिन है, झूठ बोलोगे शनि का ग्रह लगेगा बहुत तबाह होगा। देखिए इसी तरीके से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम fx इक्वल टू x इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर, वहां क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, वहां था लेस देन, और इक्वल टू x। मतलब x से
बड़े तो बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, उन सभी इंटीजर में जो सबसे छोटा होगा वो इसका आंसर होगा या x के बराबर। उसी तरीके से इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंटीजर इन द, उसमें था लेफ्ट नेबरहुड, यहाँ है राइट नेबरहुड। ठीक है, एग्जांपल कुछ देखते हैं। हमने लिखा 2.3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, नंबर 9 पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब आपको क्या करना है? राइट साइड में जाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट साइड जाना था। ठीक, अगर -3.5 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? -3.5 तो इधर आएगा ना, -2 आएगा या -3 आएगा? -3 होगा ना। फिर अगर हमने लिख दिया 5 तो इसका आंसर 5 ही रहेगा। अच्छा, 5.999 तो इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखिए, अगर हम लिखते हैं x अपने पास -4 से -3 के बीच में है, तो क्या आंसर आएगा इसका? -3 आएगा। -4 पे तो -4 आना चाहिए था, इसीलिए -4 पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा, -3 पे -3 ही आएगा। सो यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगाया। अब देखिए, x जब -3 से -2 के बीच में होगा तो आंसर क्या लिखेंगे हम? -2। x जब -2 से -1 के बीच में होगा तो -1। x जब -1 से 0 के बीच में होगा तो 0। x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो 1। x जब 1 से 2 के बीच में होगा तो 2। x जब 2 से 3 के बीच में होगा तो आंसर 3। सही है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। 0 1 2 3 4 5 एंड सो -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। x जब -4 से -3 के बीच में होगा तो y = -3 की लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, लेकिन y = -3 आपको कब ड्रॉ करना है? सिर्फ और सिर्फ जब -4 से -3 के बीच में होगा। ठीक है, बाकी आगे नहीं ड्रॉ किया जाएगा। -4 देखो, -3 पे आएगा ना -3, तो ये वाला इंक्लूड और ये एक्सक्लूड। ठीक, फिर -3 से -2 के लिए -2, ये एक्सक्लूड ये इंक्लूड, फिर ये ऐसे -1 से 0 के लिए ये। ठीक है, फिर 0 से 1 के लिए क्या आएगा? 1। ठीक, 1। फिर तो राइट वाला जो है वो क्या होगा? इंक्लूड होगा, लेफ्ट वाला एक्सक्लूड होगा। ठीक है ना, समझ गए? अब बताइए, इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे? डोमेन इज अगेन ऑल रियल नंबर। रेंज कैसा होगा? यदि होगा ऐसे जैसा है। ठीक है ना, लिख लो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखिए, इसको हम लोग f(x) = ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, कर्ली ब्रैकेट के इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमने लिखा 1.2, तो 1.2 कैसे लिखा गया? 1 + 0.2। 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है और 0.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये कैसा है? ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? 0.2। समझ गए?
फिर अगर हमने लिखा 3.8 तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8। ठीक, अगर हम लिखते हैं -3.8 तब क्या आंसर आएगा बताओ 0.8। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का सेंस क्या बनता है, ये पॉजिटिव पार्ट आपको लिखना है, समझ में आ गया। इसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कितना है, वो ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 -0.8 ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि ये -3 -1 +1 कर सकते हैं, है -1 +1 कर सकते हैं ना, ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको अब हम -4 + 0.2 लिख सकते हैं क्या, ये बन गया -4, ये बन गया 0.2, अभी भी -3.8 ही आ रहा है। ठीक, तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, कौन सा 0.2। समझ में आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जनरल में रिजल्ट लिख रहा हूं, मेरे पास अगर कोई नंबर x है, ठीक है, तो उसमें उसका क्या होगा, दो पार्ट लिखा जाएगा, एक उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट होगा, दूसरा उसका क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक, तो x में ये इसका इंटीग्रल पार्ट और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, ये क्या है इंटीग्रल पार्ट है और ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। समझिए। और देखो जितने भी नंबर तुमने लिखे हैं, जैसे कि 3.8 ही लिखा था, ठीक, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा 3 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, ठीक, -3.8 लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका क्या होगा -4 होगा, ठीक, और फ्रैक्शनल कितना आ रहा है 0.2। तो लिख दिया कि नहीं हमने, ये किसके बराबर लिखा गया, ये अपना x आया है 3.8 -3.8, ये फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर तो नहीं था ना, ये मैंने गलत सिंबल लगा दिया। नंबर किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, तो 3.8 को हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.8। ठीक है, -3.8 को मैंने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.8। ठीक है ना, सही है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए वैल्यू, अगर मैं x 1 रखता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 1 आएगा या 0 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं इसमें। ठीक है, एग्जांपल में ये भी ऐड करना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें 1 का लिखना हो या कोई भी इंटीजर है तो उसमें तो फ्रैक्शन वाला पार्ट तो 0 हो गया ना। ठीक, अगर हम x = 1.01 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1 आएगा। ठीक, x अगर 1.2 रखते हैं 0.2 आएगा। ठीक, 1.99 रखते हैं 0.99 आएगा। अच्छा 2.01 रखेंगे तो अगेन 0.2 रखेंगे तो 0.2, 2.99 रखेंगे तो अगेन 0.99, 3 रखेंगे तो 0, ठीक, 2 रखेंगे तो 0। तो ये देखो इसका आंसर कभी भी 1 से तो बड़ा नहीं आएगा, नहीं ना। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। देखो जब हमें इधर x और इधर y, x जब 1 है तो y कितना होगा, तो x जब 0 होगा तो कितना 0, 0.1 पे कितना 0.1, 0.5 पे कितना 0.9 पे 1 पे वापस 0,
अब 1.1 पे 0.1, 1.5 पे 0.5, फिर 1.9 पे 0.9, 2 पे 0, अब 2.1 पे 0.01, फिर 2.2 पे 0.2, ठीक, 2.5 पे 0.5, ऐसे बनेगा। देखो 0 से 1 तक के लिए ये x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ये ग्राफ बन रहा है 0 से 1 तक, यानी कि y इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ तो तुम ऐसे ड्रॉ करते थे, 0.1 पे 0.1, ये मान लीजिए मेरा 1 है, ठीक, 0 पे कितना, 1 पे कितना आएगा, 1 पे 0 आएगा, ये दिखने में तो ये लग रहा है, लेकिन इसको हमें एक्सक्लूड करना होगा, ये आ रहा है 1 पे। अब देखो 1.1 पे फिर से कितना आ गया, 0.1 ही आ गया, इसके बराबर वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यहां से फिर से ग्राफ इसी तरीके का बनेगा, नहीं भाई 1.1 पे भी 0.1, जो 0.1 पे था वही 1.5 पे 0.5 के बराबर की वैल्यू, तो यही ग्राफ जो है 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, दिखने में लग रहा था कि 1, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ हमें इस तरीके से ठीक है। अब ग्राफ देख के बताइए इसका डोमेन क्या होगा, एक्स को हम कुछ भी रख सकते हैं, माइनस का भी प्लस का भी कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर में 2 तो नहीं आ रहा है मेरा आंसर, 0 to 0 से 1 ही तो आएगा, देखो 1 से बड़ी वैल्यू तो कभी आई नहीं है और 1 भी नहीं आया है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 तो आ रहा है ना, तो 0 को इंक्लूड करेंगे, 1 एक्सक्लूड करेंगे, ओपन इंटरवल आएगा 1 पे, समझ में आ गया, तो इसका डोमेन और रेंज बन जाए इस तरीके से। ये ऑड फंक्शन क्या होता है, जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब x की जगह पे हमने अगर माइनस एक्स रखा है, ठीक है, तो माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं, और f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो इवन फंक्शन। यहाँ ऑड और इवन का मतलब वो वाला नहीं हुआ जो 2 से डिवाइड हो नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ ऑड का फंक्शन f ऑफ माइनस, ऑड फंक्शन का मतलब हो गया f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, f ऑफ x मेरे पास दिया हुआ है sin x, ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस sin x होगा, तो क्या ये ऑड फंक्शन है, बिल्कुल है, नहीं, ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑड फंक्शन हो गया, ठीक। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा है, ये cos ऑफ माइनस एक्स, यानी ये वापस cos x बन जाएगा, ये ऑड फंक्शन तो नहीं आ रहा है, नहीं है ना, ये क्या आ गया यहाँ पे, f ऑफ अपने पास माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के बराबर आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स, तो ये क्या ऑड फंक्शन होगा, रख के चेक करो, f ऑफ माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे इस बार तुम्हें क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है, ठीक, तो ये माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स, माइनस कॉमन आ गया तो 2x क्यूब प्लस एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक। अब ये बताइए अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5, तो ये ऑड फंक्शन होगा, बिना सोचे समझे ये सब को नहीं बताना है, करके देखो, f ऑफ माइनस एक्स रखो,
तो क्या आएगा -2x³, लेकिन ये तो +5 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये तो ऐसा रिजल्ट आ गया, fx के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। समझ गए? अच्छा, अगर यही फंक्शन अपने पास fx = 2x² + x⁴ होता तो f ऑफ -x लिखते तो क्या आएगा, 2 -x² + -x⁴। तो ये 2x² + x⁴, अगेन ये क्या आ गया, fx ही आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में फर्क समझ में आ गया। देखिए, ऑड में नोट डाल के लिख लो, f ऑफ, ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो आप, f ऑफ x + f ऑफ -x, ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, यहाँ पे f ऑफ x - f ऑफ -x, ये 0 आएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों का सम 0, वहां पे दोनों का डिफरेंस 0। ठीक है, फिर नोट डाल के अगला पॉइंट लिखेगा, एनी फंक्शन fx can be expressed in the form of sum of two functions, that is, one is odd and other is even, जिनमें से एक ऑड होगा और एक कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, उसको लिखेंगे कैसे, fx जो है ये, इसको मैं 2fx/2 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। 2fx को fx प्लस क्या लिखा था ना, fx प्लस fx लिख सकते हैं। ठीक है, अब f ऑफ -x से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, कर सकते हैं ना। अब देखिए, हाफ ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, ठीक, इसको और इसको, फिर f ऑफ x माइनस f ऑफ -x। ठीक है, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ -x/2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ -x/2। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो और इवन पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट जो है वो और पार्ट होगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को हम दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक फंक्शन ऑड फंक्शन होगा और दूसरा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें। सर और कौन सा, ओ प्लस, हाँ ये ऑड होगा, वो इवन होगा, सॉरी ये वाला प्लस वाला ऑड था ना, ये ऑड और ये अपना। ठीक है, देखिए, एक फंक्शन सिग्नम फंक्शन हमारा रह रहा था, ये मॉडुलस फंक्शन के बाद ही करवाना था, लेकिन दिमाग से नहीं चल। सिग्नम फंक्शन क्या होता है जो समझ लीजिए, अगर fx = इसको हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस x/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 होता है जब x = 0। ठीक है, इसको भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहेंगे, जैसे कल बताया था। 0 से बड़े और छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू ये लिखेंगे और 0 के लिए ये। ठीक, अब देखो, इसको मॉडुलस x है,
भाई ये x या तो लेस देन 0 होगा, ठीक, या x 0 के बराबर होगा या x 0 से बड़ा होगा, ठीक। तो मॉडुलस x जो है वो प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। यानी कि मॉडुलस x अपॉन x क्या बनेगा, ये x अपॉन x, ये तो 1 बन जाएगा, नहीं, मॉडुलस x भी x आएगा और ये x आएगा। तो जब x ग्रेटर देन 0 हुआ तो सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखिए जब x लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस x कितना होगा, माइनस x। जब x लेस देन 0 हुआ तो मॉडुलस x अपॉन x कितना होगा, माइनस x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू -1, यानी ये क्या हो जाएगा, -1। x जब 0 के बराबर होगा तब हमें ये नहीं लेना है, फिर ये दिया हुआ है कि आपको समझ गए। इसी चीज को ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था, जैसे हमने मॉडुलस x अपॉन x लिखा तो x अपॉन मॉडुलस x लिखने पे भी रिजल्ट यही आएगा, नहीं आएगा क्या, अभी भी -1, 0 और 1 ही आएगा। तो किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो उसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, या ये नहीं सोच लेना है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कि बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है, सर ने ऐसे लिखवा दिया। तो दोनों सेम ही है, सब दोनों का रिजल्ट यही आएगा, ठीक। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये है अपना 0, ये अपना प्लस x है और ये माइनस x, ठीक। x जब पॉजिटिव होगा, x जब 0 से बड़ा होगा तो क्या ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 1 का बनेगा, y इक्वल टू 1 का ये रहा ग्राफ, ठीक है। x चाहे कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 8 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा y इक्वल टू तो 1 ही आएगा ना। हाँ 0 पे ये लग रहा है कि 1 है, लेकिन 1 नहीं है, 0 पे तो 0 है, यानी ये वाला पॉइंट क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक। अब 0 से छोटे के लिए y इक्वल टू -1, अगेन इसको एक्सक्लूड करना है, समझ में आ गया। तो ये हमारे सिग्नल फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब बताइए डोमेन इसका क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन और रियल वैल्यू लिख सकते हैं, रेंज क्या लिखे, तो रेंज तो सिर्फ और सिर्फ -1, 0 और 1, इन 3 नंबर्स के अलावा तो कोई दूसरा आंसर आएगा ही नहीं। तो रेंज ये हो गया और डोमेन ये हो गया, ठीक। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। इसको पहले कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। पहले इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो जिस स्पीड से हमारे समझ में आया है ना, उससे दुगनी स्पीड से ये हमारे दिमाग से गायब भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इफ f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4, f(x) जो फंक्शन है अपने पास वो फंक्शन क्या है, x² माइनस 3x प्लस 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation f(x) इक्वल टू f of 2x plus 1। तो x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम लोग देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन कहीं कहीं लिखा होगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन जिसका कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े थे, जैसे मॉडुलस फंक्शन ही था, उसका रेंज तो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा था, ठीक है। सिग्नल फंक्शन हमने पढ़ा, इसका रेंज -1, 0 और 1 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, उसका रेंज इंटीजर्स था। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा, उसका रेंज 0 से 1 था। लेकिन ये जितने भी रेंज आ रहे थे वो सभी रियल नंबर के ही तो पार्ट थे। तो अगर हम ये देखें तो जो रेंज है वो सेट बी क्या होता था, कोडोमेन होता था, तो रियल नंबर के ही तो सबसेट है ये। तो
वैसा फंक्शन जिसका कोडोमेन ऑल रियल नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब f ऑफ 2x प्लस 1 निकालना है। तो देखो लेफ्ट साइड में x की जगह पे क्या है, 2x प्लस 1 है, तो राइट साइड में भी आपको क्या करना है, x की जगह पे 2x प्लस 1 रखना है। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर इसको इस तरफ लेके गए, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 3x, तो प्लस का x 4 से 4 कैंसिल, यहाँ प्लस 4 इक्वल टू 0। यही होगा ना, ये गलत तो नहीं है कुछ। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो x की जगह पे 2x प्लस 1 रख दिया, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 और प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर था, इधर आने पे 3x स्क्वायर हो गया, ये कितना माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, उस तरफ जाएगा तो प्लस 3x, तो प्लस का x और ये सॉरी माइनस 2 होना था, है ना, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने में ब्रेक होगा, ये माइनस 6 है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x कॉमन तो x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 और माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, इसको लिख लो जल्दी से। Next question, fx is equal to 2x upon 1 plus x square. Show that f of tan theta is equal to sin 2 theta. तो देखिए f of x कितना दिया हुआ है, 2x upon 1 plus x square। f of क्या रखना है, tan theta, मतलब x की जगह पे क्या है tan है f में, तो राइट साइड में भी tan theta ही रखना है, तो 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, एक ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट fx दिया हुआ है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। शो दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो fx तो है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, f ऑफ 1 अपॉन x कितना होगा, x की जगह पे 1 अपॉन x रखना है, तो ये 1 अपॉन x का क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 बाई एक्स का क्यूब। ठीक, क्या रिजल्ट आ गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ये x के ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब ऐड कर लो fx प्लस f ऑफ माइनस x, तो fx कितना x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो अपना fx हो गया। f ऑफ माइनस x कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, समझ गया। तो देखो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x क्या रहा 0, तो हम ये कह सकते हैं कि fx जो है इज एन ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इफ फॉर नॉन जीरो x, मतलब x जो है कोई जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो, तो a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 दिया होगा।
तो आपको fx का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। a इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ 1/x, ये 1/x माइनस 5, ठीक। अब पुट x इन प्लेस ऑफ 1, पुट 1/x इन प्लेस ऑफ x, x की जगह पे अब आप क्या रख दो, 1/x रख दो, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, a इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस b इंटू एफ ऑफ x, और ये x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये दो वेरिएबल का के दो इक्वेशंस हो चुके हैं, ठीक। मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को u मान लेता हूँ और एफ ऑफ 1/x को v मान लेता हूँ, ठीक है। तो a इंटू यू प्लस b इंटू v इक्वल टू 1/x माइनस 5, ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है, a इंटू v प्लस b इंटू यू एक्स माइनस 5। आपको क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। तो b वाले को कैंसिल कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो लगता था, लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया ना। तो v को कैंसिल करना है, तो मैं इसमें a मल्टीप्लाई कर दूं, तो a स्क्वायर इंटू यू प्लस ए बी वी और a अपॉन एक्स माइनस 5a, a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू यू प्लस ए बी वी बी एक्स माइनस 5b, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस और ये कैंसिल, u कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a अपॉन एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5b, ठीक है। तो u इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से a अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस 5a प्लस 5b, ठीक है। तो u आ गया अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5, ठीक है। ये इसका आंसर है। एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ 2x जो है 3 इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3 के बराबर होगा, ठीक। तो एफ ऑफ 2x क्या आएगा बताओ, x की जगह पे 2x रख देंगे, ठीक। तो यानी कि ये जो है इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं, देखो एफ एक्स कितना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a अपॉन बी अगर c अपॉन d के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी c प्लस b अपॉन c माइनस d के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, नहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है, हुआ क्या इसमें, देखो a अपॉन बी सी अपॉन डी था, ये था ना। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक। तो यहां देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1, ये x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, देखो नीचे यहाँ कितना था, 1 था, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये इससे कट गया, यहाँ इससे कट गया, तो ये 2x अपॉन माइनस 2, ठीक। तो ये आ गया 1 प्लस एफ एक्स
ये माइनस से ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस बच जाएगा, तो ये 1 माइनस एफ एक्स लिख दें क्या, ये x बच जाएगा अपना, तो x आ गया 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए था, जो लाना था, वो एफ एक्स के फॉर्म में लाना है, इसीलिए हमने यहाँ क्या, जहां भी इस तरीके का दिख जाए ना, तो समझो कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाया जा सकता है, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो हमने x निकाल लिया और यहाँ रख दिया, क्योंकि हमें आंसर fx में चाहिए था, तो x हटा दो, तो 2 इंटू 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स, दोनों जगह यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, मैंने गलती से माइनस लिखा हुआ था, तो 2 प्लस 2 एफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ एक्स होगा, नीचे 2 प्लस 2 एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स, और 1 माइनस एफ एक्स दोनों का एलसीएम कैंसिल, तो 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 एफ एक्स प्लस 1, नीचे एफ एक्स प्लस 3, यही प्रूव करना था क्या, हाँ ठीक है ना, तो प्रूव हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग अभी इसके डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, डोमेन रेंज के क्वेश्चन अभी भी हम लोगों ने नहीं किया, तो डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, देन अगले क्लास में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस वीक में आज इवनिंग की भी क्लास है ना आप लोगों की, तो आज हम लोग पढ़ लेंगे डोमेन और रेंज निकालना सीख लेंगे कुछ, और कल की क्लास में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।